बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राइबोसोम्स। और जो दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे उनका नाम होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इस स्लाइड में हम पहले राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स को देखा जाए तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। एक वर्ड राइबो जबकि दूसरा सोम्स है। राइबो कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड को, इनको हम आरएनए भी कह सकते हैं। दूसरा वर्ड सोम्स या सोमा है जिसका मतलब होता है बॉडीज। तो अगर हम इनको देखें तो हमें ये मालूम होता है कि राइबोसोम्स क्या है। राइबोसोम्स एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर आरएनए पड़ा हुआ है। आरएनए कंटेनिंग बॉडी को या आरएनए कंटेन बॉडीज को राइबोसोम्स कहते हैं हम। अब बात करें अगर हम इसकी कंपोजिशन की, तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने हुए हैं। अगर शेप के बारे में हम देखें तो शेप इसकी कैसे होगी। शेप जो है इसकी वो सिमाल स्फेरिकल या ग्रेनुलर फॉर्म में ये पाए जाते हैं और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें सेल के अंदर, ये सेल नजर आ रहा है, इसके अंदर लोकेशन कहाँ है, राइबोसोम्स हमें कहाँ नजर आ सकते हैं। तो ये नजर आ सकते हैं हमें फ्रीली फ्लोट होते हुए साइटोप्लाज्म के अंदर, या ये पाए जाएंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जिसको यहाँ हम बड़ा करके दिखा रहे हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर हमें ये जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं ये राइबोसोम से। या इसके साथ साथ अगर हम देखें और कहाँ ये हो सकते हैं राइबोसोम्स, ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नजर आ सकते हैं। और एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर भी हमें नजर आ सकते हैं। तो यही तमाम तर बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये लोकेशन के लिहाज से ये साइटोप्लाज्म में फ्री मूव करते हुए हमें नजर आएंगे, या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नजर आएंगे, या ये माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है, या ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर हम और एक बात करें क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट में हम नजर आ सकते हैं। अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्यों नजर आ रहे हैं? हमें पता है राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में नजर आएंगे, सही है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये उनके अंदर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, या वे पाए जाते हैं वहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में समझा जाता है, ये भी जो है ना एक किस्म का बैक्टीरिया है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पड़े हुए हैं। हम ये बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एंडोसिम्बायोसिस की जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हम ये तमाम तक चीज़ें आपको समझाएंगे। इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे मजीद राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स अगर हम देखें तो ये दो सब यूनिट का बना हुआ है। एक लार्जर सब यूनिट, दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाई जिसका नाम है राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स है ये कहाँ पर होते हैं, ये कहाँ पर हमें नजर आएंगे? ये राइबोसोम्स हमें नजर आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। वो साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आ सकते हैं। अच्छा, एक और बात जो डिस्कस करने की है, राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम प्रोटीन बनाना है, इसलिए हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। एक और बात जो इस स्लाइड में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि राइबोसोम्स के ये जो दोनों यूनिट है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों डिसोसिएट भी साइटोप्लाज्म में हमें नजर आते हैं। और जब भी प्रोटीन बनाने का काम शुरू होगा तो ये आरएनए को, एमआरएनए को लेकर अपने साथ ये दोनों सब यूनिट कंबाइन करके प्रोटीन बनाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये फ्रीली सब यूनिट मूव करते हुए भी नजर आ सकते हैं और दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। इस स्लाइड में हम राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर को समझेंगे। कहा जाता है कि राइबोसोम्स जो है वो दो अनइक्वल पार्ट का बना हुआ है। ये जो दो अनइक्वल पार्ट है उनको उनके एक हिस्से को हम लार्जर सब यूनिट कहेंगे, दूसरे को स्मॉलर सब यूनिट कहेंगे। अगर हम लार्जर की बात करें तो ये हमें नजर आ रहा है लार्ज सब यूनिट, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो डोम शेप नजर आ रही है हमें। डोम शेप जैसे मस्जिद का जो गुंबद होता है इसकी तरह। तो इसके अलावा अगर हम स्मॉलर सब यूनिट की बात करें तो इसकी जो शेप नजर आ रही है वो थोड़ा केप शेप हमें नजर आ रही है। इन दो सब यूनिट के दरमियान हमें पड़ा हुआ ये नजर आ रहा है एमआरएनए। जब प्रोटीन बनेगा तो ये ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स अहम रोल प्ले करते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो राइबोसोम्स है वो कहाँ पर अटैच होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होकर प्रोटीन बनाने का काम कर सकते हैं। अच्छा, रिसेंट स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि जो ये राइबोसोम्स है ये खुद कहाँ पर सेंथिसाइज होंगे। तो राइबोसोम्स जो सेंथिसाइज होते हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और जगह है जिसका नाम न्यूक्लियोलस है, ये वहाँ पर राइबोसोम्स सेंथिसाइज होते हैं। इस स्लाइड में हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो राइबोसोम्स है जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो कैसे होंगे। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमें राइबोसोम्स नजर आ रहा है। इनको अगर हम देखें
तो ये दो यूनिट के बने हुए, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। लार्जर यूनिट में लिखा हुआ है ये 60 एस है और यह स्मॉलर यूनिट में लिखा हुआ है ये 40 एस है। तो यही बात यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है, इसके पास लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट है और 60 और ये 40 एस हमें नजर आ रहा है। अब 60 एस और 40 एस क्या है, हम ये नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल आप ये नाम याद कर लें कि 60, ये फिगर याद कर लें कि 60 और 40 एस ये राइबोसोमल सब यूनिट है जो कि यूकेरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको मैं डिटेल से आज की स्लाइड में समझाने की कोशिश करूंगा। राइबोसोम्स को अगर हम देखें, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें नजर आएंगी, इसके अंदर हमें आरएनए और प्रोटीन नजर आएगा। आरएनए 40% जबकि प्रोटीन हमें 60% नजर आएगा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो के बुक के मुताबिक। यही इंफॉर्मेशन वहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, एक और बात, अब हमें पता है ये आरएनए और प्रोटीन दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, राइबोसोम्स बनेगा। इसलिए इसको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियो इसलिए क्योंकि न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए है, प्रोटीन यहाँ पर ये नजर आ रहा है हमें। तो दोनों चीजें जब कंबाइन होगी तो न्यूक्लियो प्रोटीन ही बनेगा। तो हम राइबोसोम्स को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब हम ये बात करेंगे कि ये आरएनए और प्रोटीन आपस में कैसे कंबाइन होंगे। इनको कंबाइन करने के लिए मैग्नीशियम अहम रोल प्ले करेगा। मैग्नीशियम किस तरह से अहम रोल प्ले करेगा, हमें पता है कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है, ये जो नजर आ रहा है आरएनए, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। और जो न्यूक्लियोटाइड है उनमें तीन चीजें होती हैं, एक पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फास्फेट ग्रुप। तो जो न्यूक्लियोटाइड का जो फास्फेट ग्रुप है, आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड उसका जो फास्फेट ग्रुप है, उस फास्फेट ग्रुप के साथ ये मैग्नीशियम बॉन्ड बनाएगा। एक तरफ तो ये बॉन्ड बना दिया इन्होंने आरएनए के फास्फेट ग्रुप के साथ, जबकि दूसरा इसको किसके साथ बॉन्ड बनाना चाहिए, वो प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन को भी समझते हैं हम। प्रोटीन जो है, अगर हम प्रोटीन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो प्रोटीन जो है वो बना होता है अमीनो एसिड का। और अमीनो एसिड की अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें एक अमीनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दोनों अटैच होने चाहिए एक ही कार्बन के साथ, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम अमीनो एसिड कहेंगे। अगर बहुत सारे अमीनो एसिड मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। तो अमीनो एसिड जो है उसके अंदर अमीनो ग्रुप हमने डिस्कस किया। ये जो अमीनो ग्रुप है, इस अमीनो ग्रुप को भी अगर हम देखें तो इसके साथ भी मैग्नीशियम अटैच होगा। इन शॉर्ट, प्रोटीन का ये अमीनो ग्रुप, इसके साथ मैग्नीशियम अटैच होगा, और फास्फेट ग्रुप आरएनए का, इसके साथ भी क्या अटैच होगा, मैग्नीशियम अटैच होगा। और नतीजे में क्या बनेगा, आरएनए और प्रोटीन आपस में कंबाइन होकर राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स की साइज की। तो राइबोसोम्स की जो साइज है वो हमें नजर आएगी यूकेरियोटिक सेल के अंदर एटीएस। अब एस जो है वो श्वेटबर्ग यूनिट है। श्वेटबर्ग को हम थोड़ी देर के बाद डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, वो यही राइबोसोम्स होगा जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाएंगे। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स पाए जाएंगे उनके भी दो यूनिट होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट 50s और जबकि स्मॉलर सब यूनिट 30s का होता है। अब अगर हम देखें इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें 70s देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 50s और 30s अगर मिल रहे हैं तो वो 70s कैसे बनेगा। तो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल का है उसकी साइज 70s से अगर दोनों कंबाइन हो रहे हैं और अलग अलग हैं तो 50 और 30s ये कैसे मुमकिन है, एक ये चीज़ भी डिस्कस करनी है। दूसरी, इस स्ट्रक्चर में दोबारा देखें, जो राइबोसोम्स यूकेरियोटिक सेल के हैं, लार्जर सब यूनिट 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s का है। जब ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम्स बन रहे हैं वो 80s के बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये समझने की कोशिश करते हैं अब कि ये 60s और 40s मिलकर 80s कैसे बनेगा, और वहाँ प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है 50s और 30s मिलकर 70s कैसे बनेगा। अक्सर बच्चे या अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दोनों यूनिट को अगर हम जमा कर रहे हैं तो ये 100 आना चाहिए, 80 क्यों आ रहा है। तो इसके पीछे सिंपल अर्थमेटिक नहीं है, ये कुछ और कहानी है। इस कहानी को आप समझेंगे। तो ये एस की कहानी क्या है, एस जो है वो यहाँ पर जो नजर आ रहा है हमें, एस एस जो है वो श्वेटबर्ग यूनिट है। अब इसको श्वेटबर्ग यूनिट को हम एस से जो है वो जाहिर करते हैं, इसकी एब्रीविएशन जो है वो क्या है, एस है। ये यूनिट हम यूज करते हैं ताकि हम मेजर कर सके सेडिमेंटेशन रेट जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल करेंगे। क्या मतलब इसका,
हमें पता है एक हमारे पास टेक्निक है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के अंदर हम सेल के अंदर पड़े हुए कंपोनेंट को सेपरेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात समझने के लिए मैं आपको एक और स्ट्रक्चर या एक और स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसे किस्म की टेक्निक है जिसमें हम सैंपल के अंदर पड़े हुए कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। फॉर सपोज ये हमारे पास ब्लड सैंपल है। इस ब्लड सैंपल के अंदर हमें ब्लड सेल्स और प्लाज्मा नज़र आता है। वो किस तरह से? अगर हम देखें इस ब्लड सैंपल को हम एक मशीन के अंदर रखें जिस मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज मशीन है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या करेगी? इस सैंपल को रोटेट करवाएगी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो नतीजे में जो हेवीएस्ट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे, जो लाइटेस्ट वन है वो हमें ऊपर नजर आएंगे। जैसे इस तस्वीर में अगर गौर से देखें तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो प्लाज्मा, नीचे ब्लड सेल्स हमें सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो जो चीज़ें रैंडमली इस सोल्यूशन के अंदर पड़ी हुई हैं वो नीचे सेटल डाउन हो रही है और नीचे सेटल डाउन होकर इसके सरफेस पर, यानी कि इसका जो सरफेस है यहाँ आकर तमाम तर सेल्स इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे अमल का नाम सेंट्रीफ्यूगेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन को हम यूँ कह सकते हैं, ऐसा अमल जिसमें सैंपल के अंदर पड़े हुए तमाम कंपोनेंट को हम रोटेट करवाएं सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए, और जो हेवीएस्ट पार्टिकल है या जो जिनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वो पार्टिकल जल्दी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और जो लाइटर वन है वो ऊपर नज़र आएंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म यूज़ किया गया है, सेडिमेंटेशन। यहाँ देखें, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन और कुछ नहीं, जो कंपोनेंट ऊपर है सॉल्यूशन के अंदर अगर वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहेंगे। और सेडिमेंटेशन क्या है कि और ये सेडिमेंटेशन रेट जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, ये भी ज़रा समझ लेते हैं। सेडिमेंटेशन रेट जो है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पार्टिकल है या हमारे पास सेल है उनकी शेप क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो मास ऑफ द पार्टिकल है या मास ऑफ द सेल है वो कितना है। नंबर 3, साइज ऑफ द पार्टिकल वो कैसी है। नंबर 4, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल वो कैसी है। ये तमाम तर जो 4 फैक्टर हैं ये जो है ना हमें समझने में मदद करेंगे कि जो पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर पड़े हुए हैं वो जो सेटल डाउन होंगे उनको कितना टाइम लगेगा। मिसाल अगर हम देखें डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, अगर वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंस है तो वो सोल्यूशन के ऊपर पड़े हुए हैं तो जल्दी सेटल डाउन होकर नीचे आ जाएंगे वो। दूसरा, साइज ऑफ पार्टिकल। अब साइज ऑफ पार्टिकल जितने साइज में बड़े होंगे और उनका अगर मास भी बहुत ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सेटल डाउन होकर बैठ जाएंगे। तीसरा, शेप ऑफ द पार्टिकल। अब ये डिपेंड करता है जो पार्टिकल या सेल इसके अंदर है उसका सरफेस एरिया कितना है। अगर उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो उनको यहाँ से यहाँ आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। अगर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसको नीचे आते वक्त फ्लूइड उतना ही प्रेशर लगाकर ऊपर की तरफ जो है ना धकेलने की कोशिश करेंगे और उनको नीचे आने में टाइम लगेगा। तो हमने क्या देखा इस स्लाइड में, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से हम सेल के कंपोनेंट जो है वो अलग अलग करते हैं, और जो कंपोनेंट ऊपर पड़े हुए हैं जो नीचे आ रहे हैं, इसको कितनी स्पीड के साथ वो नीचे आ रहे हैं उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट, मतलब हाउ फास्ट दे कम एंड सेटल डाउन। और ये जो चीज़ें नीचे आकर टेस्ट ट्यूब के नीचे बॉटम पर आ रही हैं, जितने भी रेट के साथ, जितनी भी स्पीड के साथ, वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो बहुत सारी फैक्टर पर डिपेंड करेगा सेडिमेंटेशन रेट। उनमें से शेप ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल है। इस स्लाइड के अंदर हम सेल फ्रैक्शनेशन को डिस्कस करेंगे। ये बात हमें आगे समझने में मदद करेगी कि राइबोसोम्स का जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो हम कैसे मालूम करेंगे। अब जरा देखें, ये हमारे पास एक टिश्यू का सैंपल है। इस टिश्यू के सैंपल में हमने एक जैसे सेल उठाए हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हमें पता है उनको हम टिश्यू कहेंगे। तो अगर ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है, इनकी अगर हम मेम्ब्रेन को तोड़कर सोल्यूशन के अंदर तमाम ऑर्गेनेल मिक्स कर दें और इसको हम रोटेट करवाएं सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालकर, जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है, और कितनी स्पीड के साथ इसको रोटेट करवाएं, 800 जी। जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर इसकी हम स्पीड मशीन की 800 टाइम बढ़ा दें और 10 मिनट के लिए उसको रोटेट करने पर मजबूर करें
तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा इस सोल्यूशन के अंदर जो सबसे हेवीएस्ट पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो गए, और जो लाइटर वन है वो ऊपर हमें नजर आएंगे। तो जो सबसे नीचे जो सेटल डाउन होकर नजर आ रहे हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो इसके अंदर न्यूक्लियस है। बाकी जो तमाम तर ऑर्गेनेल जो है वो ऊपर हमें तैरते हुए नजर आएंगे, जिसको हम सुपरनाटेंट कहते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमें नजर आ रहा है टेस्ट ट्यूब, इसके ऊपर जो पड़ा हुआ ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, इसको हम एक और ट्यूब के अंदर ड्रेन करेंगे, और ये जो नीचे वाले कंपोनेंट है ये इसी टेस्ट ट्यूब में रह जाएंगे। तो हमने न्यूक्लियस को अलग कर दिया। अब हमें दूसरी कोई चीज़ अलग करनी है। तो ये जो ऊपर का जो सुपरनाटेंट है, इसको हमने एक और टेस्ट ट्यूब, खाली टेस्ट ट्यूब में डाला, और खाली टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखकर दोबारा इसको रन करवाया, हमने रोटेट करवाया। पर इस बार स्पीड कितनी है, 20,000 जो है ना जी की स्पीड के साथ हम रोटेट कर रहे हैं, यानी कि जो 9.8 मीटर पर सेकंड की जो रफ्तार होती है उससे हमने 20,000 टाइम फास्टर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो नतीजे में क्या होगा, जो हैवीएस्ट पार्टिकल अब इस जो सोल्यूशन में है वो नीचे सेटल डाउन होकर यहाँ आएगी। पर ये कितनी देर तक करना है ये काम, हमें ये 15 मिनट तक करना होगा। 15 मिनट तक करने के बाद क्या होगा, ये चीज़ें हमें जो इन सोल्यूशन के अंदर पड़ी हुई जो सबसे हेवीएस्ट है वो नीचे आकर बैठना स्टार्ट होगी। और कौन सी हेवीएस्ट है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये काम इस तरह से हम करते जाएंगे और चीज़ों को सेपरेट करते जाएंगे। अगर अब जो ऊपर जो बचा हुआ जो सुपरनाटेंट है, इसको अगर हम क्या करें, एक और टेस्ट ट्यूब में डालें, एक और टेस्ट ट्यूब में डालें, तो इस टेस्ट ट्यूब में खाली जो बचेंगे नीचे जो इसके वाल के साथ अटैच होते हुए जो ऑर्गेनेल हमें नजर आएंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो नीचे यहाँ मेम्ब्रेन, नीचे जो ये आपको सरफेस नजर आ रही है इस टेस्ट ट्यूब की, और नीचे जो ऑर्गेनेल जमे हुए नजर आ रहे हैं, ये इसके साथ फिक्स्ड हो जाते हैं। इसको बाद में रिमूव करना होगा हमें। और ये जो फिक्स्ड है इनको हम पैलेट भी कहते हैं। तो पैलेट क्या है, पैलेट ऐसी ऐसे ऑर्गेनेल्स या ऐसी स्ट्रक्चर है जो टेस्ट ट्यूब के सरफेस पे आकर अटैच हो रही है। इस तरह से अगर हम कोशिश करें मजीद सेपरेट करें सेल के अंदर ऑर्गेनेल, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो फ्लूइड है जिसके अंदर ऑर्गेनेल है उनको हम एक खाली टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसको दोबारा हम रोटेट करेंगे, कितनी स्पीड के साथ, इतनी स्पीड के साथ और इतने टाइम के लिए। ठीक है, तो इस बार जो हमें नीचे सेटल डाउन होते हुए जो ऑर्गेनेल नजर आएंगे वो राइबोसोम्स होगा। इस तरह से हम राइबोसोम्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो चीज़ें सेपरेट हो रही हैं, ऊपर से जो चीज़ें नीचे आ रही है, उसके लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल होना ज़रूरी है। और जो चीज़ें कितनी तेज़ी के साथ नीचे जा रही हैं, कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, वो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि भाई जो हमारे पास ऑर्गेनेल है उसकी शेप क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, एट्सेट्रा। अब वक्त है कि समझा जाए कि ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है। स्वेडबर्ग यूनिट और कुछ नहीं, ये स्वेडबर्ग यूनिट जिसको हम एज से ज़ाहिर कर रहे हैं, ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम ये मालूम कर सकें कि सेडिमेंटेशन रेट क्या है। तो सेडिमेंटेशन रेट किसे कहेंगे, अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई पार्टिकल बड़ा हुआ है, इस पार्टिकल को नीचे हमें लेकर आना है बॉटम पर, तो इसको इसके लिए हमें एक प्रोसेस की ज़रूरत है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो हम इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से उठाकर, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को यहाँ से उठाकर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे, और सेंट्रीफ्यूज मशीन जब ये रोटेट करेगी तो फिर क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये कुछ टाइम लेंगे नीचे सेटल डाउन होने में। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनके ऊपर अप्लाई होगा और ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने की कोशिश करेंगे। तो कितना टाइम लेंगे ये पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होने में, या कितना टाइम लेगा ये राइबोसोम्स नीचे सेटल डाउन होने में, उस टाइम को हम नाम देंगे सेडिमेंटेशन रेट। तो सेडिमेंटेशन रेट क्या है, खास अमाउंट ऑफ टाइम में पार्टिकल कितना फास्ट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, वो सेडिमेंटेशन रेट है। तो सेडिमेंटेशन रेट को हम अगर मालूम करना हो तो उसके लिए कोई ना कोई यूनिट तो होना चाहिए। भाई फला टाइम में ये वाला ऑर्गेनेल नीचे सेटल डाउन होगा अगर इस इतनी स्पीड के साथ हम इस टेस्ट ट्यूब को रोटेट करें। तो कोई ना कोई तो क्योंकि सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल है और डिफरेंट ऑर्गेनेल को डिफरेंट स्पीड के साथ रोटेट करेंगे, तो वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे नीचे सेटल डाउन होने में। तो जो यूनिट है टाइम, कितना अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं पर्टिकुलर स्पीड पर कि वो नीचे आकर ये सेटल डाउन हो जाए, यहाँ से यहाँ आकर सेटल डाउन हो जाए, तो उस
टाइम के यूनिट को हम श्वेडबर्ग यूनिट का नाम देंगे। और हमें पता है अगर पार्टिकल बड़ा होगा, ये पार्टिकल बड़ा है तो सेटल डाउन होने में कम समय लगेगा, और अगर ये पार्टिकल जो है बड़ा ना होकर ये पार्टिकल अगर छोटा है तो इसको कम टाइम लगेगा नीचे सेटल डाउन होने में। एक तो ये चीज़ डिपेंड करती है इनकी साइज़ क्या है उसके ऊपर। दूसरा, अगर इनका सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे नीचे सेटल डाउन होने में, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वो कम टाइम लेंगे नीचे सेटल डाउन होने में। अगर हमारे पास ये राइबोसोम्स है तो ये लार्जर सब यूनिट इसके अंदर रखेंगे तो ये नीचे से सेटल डाउन होने में कुछ टाइम लेगा। तो कितना फास्ट ये नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं उसको हम सेडिमेंटेशन रेट कहेंगे। पर नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। कितना टाइम ले रहे हैं उस टाइम के यूनिट का नाम यहाँ श्वेडबर्ग यूनिट है। तो पहले मालूम करते हैं कि एक श्वेडबर्ग यूनिट कितने टाइम के बराबर है। तो एक श्वेडबर्ग यूनिट हमारे पास वो बराबर होता है 10⁻³ सेकंड के। तो 10⁻³ सेकंड वो 1 श्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये 60 एस है तो 60 श्वेडबर्ग यूनिट कितना बराबर होगा, तो किसके इक्वल होगा। तो अगर एक बराबर है श्वेडबर्ग यूनिट 10⁻³ सेकंड के, तो अगर 2 होगा तो इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से अगर 60 है तो अगर एक जो है वो इसके बराबर है, तो अगर ऐसा 60 हो गए तो 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड के बराबर जो टाइम होगा वो टाइम 60 एस कहलाएगा। ये समझने के लिए मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर करूँगा 60 एस और 40 एस को। अब ज़रा देखें ये सेकंड लिखा हुआ है -13 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ मतलब 1 सेकंड से भी बहुत कम टाइम लग रहा है कि ये नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि ये हमारे पास लार्जर सब यूनिट है, अगर मैं इसको यहाँ रखकर इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से नीचे लेकर आऊँ, अगर ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टिकल होगा तो बहुत कम टाइम में नीचे पहुँच जाएगा, क्योंकि इनका वेट ज़्यादा है। अगर मैं क्या करूँ, इस छोटे पार्टिकल को रखूँ यहाँ पर, यहाँ सपोज मान लो 40 की जगह 60 की जगह 40 एस रखा हुआ है, और यहाँ नीचे सेटल डाउन होने में 40 एस को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू 60 एस, क्योंकि इनकी साइज़ जो है छोटी है। तो पार्टिकल जितने लाइट होंगे वो ज़्यादा देर से नीचे आएंगे, जो पार्टिकल हेवीएस्ट होंगे वो जल्दी नीचे आएंगे। अब हम बात करेंगे जो बच्चों का अक्सर क्वेश्चन होता है कि सर ये हमारे पास 60 एस है, ये 40 एस है, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 100 एस होना चाहिए, ये 80 एस क्यों है। तो इसका जवाब एक तो ये है कि ये 60 एस और ये जो हमारे पास 60 एस है और 40 एस है, ये टाइम का यूनिट है, सही है। ये इनका कोई मास वगैरह नहीं है जो हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इतना आएगा। तो ये टाइम का यूनिट है, वो 60 एस टाइम ले रहा है नीचे सेटल डाउन होने में, दूसरा ये 40 एस ले रहा है नीचे सेटल डाउन होने में। अगर दोनों को मिलाएंगे तो वो 80 एस का टाइम लेंगे नीचे सेटल डाउन होने में। 100 एस का क्यों नहीं लेंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, जरा जरा देखिए इसका रीज़न क्या है। देखो, अगर ये हमारे पास एक यूनिट दूसरा यूनिट ये है, अगर दोनों ये यूनिट अलग अलग पड़े हुए हैं तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा नज़र आएगा अगर इन दोनों को कंबाइन करें इसके मुकाबले में। मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस एरिया इसका ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा इसका सरफेस एरिया है। 2 सरफेस एरिया नज़र आ रहे हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको यूं काटे बीच में से तो ऊपर सरफेस एरिया, एक नीचे सरफेस एरिया नज़र आ रहा है, तो इसके 2 सरफेस एरिया नज़र आएंगे, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसके भी 2 सरफेस एरिया है, ऊपर का एक नीचे, ये तो वो सारे सपोज मान लेते इसको मैंने यूं काटा हुआ है, तो एक ऊपर का ऐसा सरफेस एरिया, एक नीचे का ऐसा सरफेस एरिया नज़र आ रहा है। मगर अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, तो जो ये वाला सरफेस एरिया और ये जो सरफेस एरिया है यहाँ पर ये हमें नज़र नहीं आएगा। ज़रा देखें इसमें, ये दोनों सरफेस एरिया इस पॉइंट पर आकर क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। अब हमें सिर्फ ये सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया यहाँ देखने को मिलेगा। अगर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा, वो वाले ऑब्जेक्ट ज़्यादा नीचे फास्ट तेज़ी के साथ मूव करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उन ऑर्गेनेल को मूव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम दोनों को अलग अलग करके मूव करवाएं, ये अलग रखें, ये अलग रखें और ये अलग रखें इस सैंपल के अंदर, अगर हम इन दोनों को अलग अलग जो है ना रन करवाएं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये अलग रन जब करेगा तो ये 60 एस का टाइम लेगा और ये 40 एस का टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सरफेस एरिया रिड्यूस होगा, सरफेस एरिया रिड्यूस होगा तो वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे। तो इस वजह से जब दोनों यूनिट कंबाइन होते हैं तो वो 80 एस का टाइम लेते हैं नीचे आने में। अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स के फंक्शन की।
राइबोसोम्स के फंक्शन की थोड़ा बात कर लेते हैं कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये हमारे पास ज़रा देखें, ये हमारे पास एमआरएनए है, ये एमआरएनए राइबोसोम्स के पास आएगा और जो यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए नजर आ रहे हैं ये अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो ये राइबोसोम्स क्या करेगा, इन अमीनो एसिड को मिलाकर क्या बनाएगा, प्रोटीन की चेन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। इन सिंपल ये प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक और टर्म लिखा हुआ है जिसका नाम है पॉलीसोम। अगर ये हमारे पास एक आरएनए है तो इसके अंदर प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होगी, पर जरूरी नहीं है कि ये एक आरएनए जो है ना इसके साथ एक राइबोसोम अटैच हो और बस वो ही एक प्रोटीन बनाए। इस एक आरएनए के साथ ये हमारे पास क्या है, ये इस एक आरएनए के साथ मल्टीपल राइबोसोम्स जो है ना वो मूव करते हुए नजर आएंगे और ये हर एक राइबोसोम्स अलग अलग प्रोटीन की जो है ना चेन बनाता हुआ नजर आएगा, नजर आ रहा है हमें, ताकि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आइडेंटिकल प्रोटीन बना सके। तो पॉलीसोम और कुछ भी नहीं है। पॉलीसोम को अगर हम देखें, पॉली मतलब मेनी, सोम मतलब बॉडी, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या नजर आना चाहिए, तो ये देखें, ये पॉलीसोम लिखा हुआ है। पॉलीसोम और कुछ नहीं, ये कॉम्प्लेक्स जो है एक स्ट्रक्चर है, मल्टीपल राइबोसोम्स आपस में मिले हुए हैं और वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पर वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं, एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। जब एक हमारे पास क्या हो, एक हमारे पास एमआरएनए हो, उस एमआरएनए में बहुत सारे राइबोसोम्स आकर अटैच होकर ट्रांसलेशन प्रोसेस का काम कर रहे हो, ऐसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीसोम का नाम देंगे। अब हम बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में सबसे पहले जिस भाई साहब ने ये हमें इंफॉर्मेशन दी, जिसने ये डिस्कवर किया, उस शख्स का नाम है कैमेलो गोल्जी। ये बात है 1898 की और ये खुद बंदा इटालियन फिजिशियन है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल को स्टेन किया और स्टेन यानी कि सेल के ऊपर डाई अप्लाई की, उस डाई का नाम इन्होंने रखा गोल्जी स्टेन। और उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनेल इनको नजर आए और उन ऑर्गेनेल को उन्होंने नाम दिया गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी क्योंकि इनका अपना नाम है, ऑर्गेनेल का नाम अपने नाम के ऊपर रखा। अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम इसको देखें तो इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव और भी नेम है। मिसाल इसको हम गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गोल्जी सोम्स भी कहते हैं और डिक्टाइजोम्स। स्पेशली वो गोल्जी बॉडीज जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको नाम डिक्टाइजोम्स होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कैनालिक्यूलर सिस्टम की तरह नजर आएगी। बहुत सारे आपको कैनाल्स नजर आएंगे जिसमें सेक, इस पे सेक भी लगा होगा। और इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, ये पैरेलल अरेंज होंगे, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर अरेंज है, पैरेलल अरेंज है। ये 3D स्ट्रक्चर में दिखाया गया है या 2D स्ट्रक्चर में इस स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। ये जो पैरेलल अरेंजमेंट जो आपको ये स्ट्रक्चर की नज़र आ रही है, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्निका। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड्स वेसिकल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं और जिनके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं लगा हुआ। तो अगर ऐसे ग्रुप ऑफ जो है, अगर हमारे पास जो ग्रुप ऑफ जो है वो सिस्टर्नीज पड़े हुए हैं यहाँ पर, तो इन ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी को मिलाकर हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिलेगा, जब सिस्टर्नी आपस में जो है ना वो ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम नाम देंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो खुद कहाँ से बनता है, ये बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। अगर हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ नजर आएगा, ये नजर आएगा हमें यूकैरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, शक्ल के लिहाज से ये कैसे होते हैं एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर, तो बेसिक जो इनकी मॉर्फोलॉजी है प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, वो हमें सेम देखने को मिलती है। ये हमारे पास सेल है, इस सेल के अंदर ये गोल्जी बॉडीज दिखाया गया है। इस स्लाइड में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हमें दो इसके फेस नजर आएंगे। एक कॉन्वेक्स फेस नजर आएगा जिसका नाम सिस फेस है, एक कॉनकेव फेस नजर आएगा जिसका नाम ट्रांस फेस है। सिस फेस और ट्रांस फेस का काम क्या है, ये एक तस्वीर की मदद से हम समझेंगे। अब हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर है। इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स में दो फेस नजर आ रहे हैं, एक फेस ये है सिस फेस, जबकि दूसरा फेस ये नजर आ रहा है ट्रांस फेस। सिस फेस का काम ये होता है कि मटेरियल जो है ना ये रिसीव करेगा। अगर सपोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन बनाकर भेज रहा है तो ये सिस फेस उस प्रोटीन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। वो जो मटेरियल जो है एक वेसिकल के अंदर पैक है, बनाया किसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। रिसीव कहाँ से हुआ, सिस फेस से हुआ। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर इसको मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, पैक करने के बाद भेजेगा इसको इसकी डेस्टिनेशन की तरफ। मगर भेजने के लिए जो फेस रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांस फेस। तो ट्रांस फेस ऐसा फेस है
जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल को पैक करने के बाद जो भेजेगा यहाँ से, उस फेस का नाम ट्रांसफेस है। तो हम आसान अल्फाज में देखें कि ट्रांसपोर्ट होती कैसे सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन बनाकर कहाँ भेजते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। अ, उसके बाद फिर वो कहाँ आता है, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आता है, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाइनली उसको मॉडिफाई करने के बाद उसकी जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ भेज देते हैं। अगर इसकी ट्रांसपोर्ट को समझना हो तो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है कि किस तरह से होती है। इस स्लाइड में मैं थोड़ा इसका ओवरव्यू ज़रूर दूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है। तो गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन समझते हैं। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम ये है कि ये एक पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन जिस तरह से चीज़ों को रिसीव करता है, खतों किताबत को रिसीव करने के बाद पर्टिकुलर बंदे तक कोई वही चीज़ें सेंड करता है, यही काम जैसे पोस्ट ऑफिस का या पोस्टमैन का काम है, यही गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होगा। ये भी चीज़ों को रिसीव करेगा, उसको मॉडिफाई पैक करने के बाद पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ भेज देगा। तो चीज़ों को रिसीव करना, चीज़ों को मॉडिफाई करना, चीज़ों को पैक करना और पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ सेंड कर देना, यही गोल्जी ऑपरेटर्स का फंक्शन है। अच्छा, मॉडिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, ये कोई भी मटेरियल जो ये रिसीव कर रहे हैं उसके अंदर कोई चीज़ ऐड या रिमूव कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फास्फेट, सल्फेट, प्रोटीन, सही, इनको ऐड कर सकते हैं या इनको रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद इनको सॉर्ट आउट करके एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल की फॉर्म में वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है, ट्रांसपोर्ट दो तरह से होगी, एक है एंटीरोग्रेड और एक है रिट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड का मतलब क्या है, चीज़ें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर जो है वो कहाँ जाएगी, रफ एंडोप्लाज्मिक से रेटिकुलम से निकलकर स्मूथ के पास कहाँ जाएगी, वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद होते हुए वो कहाँ जाएगी, जो पर्टिकुलर इनकी डेस्टिनेशन है। पर अगर हम बात करें रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट की, तो वो क्या होगा, अगर ये चीज़ें जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी थी, अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने कोई चीज़ बनाकर किसी डेस्टिनेशन की तरफ भेजनी थी, अब वो जा नहीं रही वहाँ, उस वेसिकल के अंदर जो मटेरियल है वो सही से पैक नहीं हुआ या उसको फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसको वापस ले लेगा, और वापस कहाँ है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भेजेगा। ऐसी ट्रांसपोर्ट को हम क्या नाम देंगे, रिट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का नाम देंगे। अच्छा, यहाँ एक अहम नोट लिखा हुआ है, इसको जरा देखिएगा। सेल के अंदर जो छोटे छोटे जिस्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि लाइजोसोम्स, यहाँ नजर आ रहा है लाइजोसोम्स, पैराक्सीसोम्स और ग्लाइक्सीसोम्स, ये तमाम तर चीज़ें भी कहाँ से डेवलप होती है, ये तमाम तर चीज़ें भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। इस स्लाइड को देखें, ये एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो रही है, चीज़ें जो है वो प्रोटीन बन रहा है और वो ट्रेवल होते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आया और यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर निकल गया। थोड़ा सा इस स्लाइड को देखें, यही स्लाइड मैंने डिटेल से समझाई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पावर पॉइंट के अंदर। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो अवेलेबल है, आप वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अहम स्लाइड है, अगर मैं यूँ कहूँ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में यही स्लाइड सबसे ज़्यादा अहम है तो गलत नहीं होगा। तो इसमें 6 स्टेप दिखाए गए हैं और ये ट्रांसपोर्ट शो की गई है कि किस तरह से चीज़ें रिसीव और किस तरह से चीज़ें आगे फॉरवर्ड होगी। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, यहाँ पर देखें सबसे पहला पॉइंट। तो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो वेसिकल है वो मूव होते हुए आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और वो फ्यूज हो रहा है किसके साथ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के जिस फेस के साथ फ्यूज होगा उस फेस को हमें पता है क्या नाम देंगे, उस फेस का नाम होगा सिस फेस। तो पहले स्टेप में चीज़ें हमें मूव होते हुए नज़र आ रही हैं, और मूव होते वो कहाँ जाएंगी, वो इसके साथ फ्यूज हो जाएंगी। जब इसके साथ फ्यूज होगी यही इसका सेकंड स्टेप होगा। लिखा हुआ है कि जो वेसिकल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी के साथ यानी कि सिस फेस के साथ ये आकर क्या होंगे, फ्यूज होंगे। अब हम तीसरी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन नजर आ रही है ना, ये लाइन जरा देखें, इसके पास जा रही है रेड कलर की लाइन। तो तीसरे स्टेप में ये है कि जो चीज़ें सिस फेस ने रिसीव की है वो आगे फॉरवर्ड करेगा, जैसे यहाँ रेड लाइन से ये दिखाया है, मतलब वो ट्रांस फेस की तरफ चीज़ें ट्रेवल करते हुए आएगी। और यहाँ फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट की लाइन ये आ जा रही है इस वेसिकल के पास। तो यहाँ ये दिखाया गया है जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होकर पैक होकर मॉडिफाई होकर आ रही है, तो वो वेसिकल यहाँ पर बनाएगी, और ये वेसिकल क्या होगा, फिर आगे चलकर ये यहाँ से डिटेच होगा। तो जो चीज़ें पैक होने के बाद मॉडिफाई हुई है उसको पैक करना वेसिकल की फॉर्म में, और ये वो वेसिकल फॉर्म में जो चीज़ें पैक हो रही है ये इसका फोर्थ स्टेप है। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पॉइंट। अब यहाँ पर देखें जो फोर्थ पॉइंट में क्या है, ये वेसिकल बन गया है।
अब ये वेसिकल मूव होकर बाहर जा रहा है अपने डेस्टिनेशन की तरफ, मगर फॉर सपोज अगर ये सही से पैक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसको वापस बुला लिया जाएगा एंडोप्लाज्मिक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ, और वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ये दोबारा फ्यूज होकर ये दोबारा कहाँ जाएंगे, ये बैकवर्ड मूव करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ताकि जो भी मॉडिफिकेशन होनी है वो सही से हो जाए, उसके बाद दोबारा फॉरवर्ड करेंगे। छठे पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेसिकल जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे, कहाँ पर जा रहे हैं दोबारा, ये जा रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, जहाँ पर ये जाकर दोबारा इनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होगी और दोबारा सही से बनेगा। तो हमने ओवरऑल क्या देखा, जल्दी से समराइज करते हैं। सबसे पहले ये पहले स्टेप में ये वेसिकल आ रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दूसरे स्टेप में ये फ्यूज हो रहा है, तीसरे स्टेप में सिस फेज से ये जा रहा है वेसिकल जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फोर्थ स्टेप में पैक होने के बाद मॉडिफाई होने के बाद इसको पैक किया जा रहा है। फिफ्थ स्टेप में अगर ये पैकिंग सही से नहीं हुई, इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो दोबारा वापस बुला लिया जाएगा। सिक्स स्टेप में यहाँ से होते हुए वो दोबारा कहा जाएगा, वो बैक टू दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ये वेसिकल जाएगा। अगर चीज़ें जो है वो मूव करके आ रही हैं किस तरह डायरेक्शन से, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मूव करते हुए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रही है, एक ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली मूवमेंट है। कभी कभी अगर पैकिंग सही से नहीं होती तो बैकवर्ड भी मूवमेंट होती है। तो यही बात यहाँ पर भी दिखाई गई है कि अगर चीज़ें जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसको हम एंटीरोग्रेड कहेंगे, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर डेस्टिनेशन की तरफ। अगर रिट्रोग्रेड की बात करें तो बैक ट्रांसपोर्ट होगी, यानी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लेकर दोबारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तक जो ट्रांसपोर्ट होगी उसको हम रिट्रोग्रेड कहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आज की स्लाइड थी। तो इस स्लाइड में तमाम तर चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये कोट ऑफ द डे है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और if you have any query regarding this, you may ask in comment section. Thank you.